नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में वर्णमाला के बारे में अध्ययन किया था और वहाँ पे हमने वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया था। पहला भाग था उसका स्वर, तो स्वर को हम पिछले कक्षा में देख लिया था और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी से आगे व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके भेदों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से भेद होते हैं और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम बिना समय व्यर्थ किए अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं और व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन की डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि व्यंजन को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो व्यंजन की जो डिफिनीशन होती है, जो परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का प्रयोग स्वर की सहायता से किया जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। या दूसरे रूप में इसको ये हम देख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु में अवरुद्ध पैदा हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। और तीसरी परिभाषा के बारे में यदि हम कहें कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जाए लेकिन प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम का को यदि उच्चारित करते हैं तो का के साथ आ भी आ जाता है। तो उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता लेकिन प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की परंपरागत रूप से 33 संख्या मानी जाती है, लेकिन द्विगुणित व्यंजन को यदि मिला दिया जाए तो फिर इनकी संख्या 35 मानी जाती है। तो एग्जाम में आपको देखना है कि 33 ऑप्शन में है कि 35 है। ऑप्शन एक ही देगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा। ज़्यादातर चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही ना जाए। जो विवादित क्वेश्चन रहते हैं तो उसे नहीं पूछा जाता है। तो परंपरागत रूप से जो इनकी संख्या होती 33 मानी जाती है। द्विगुणित व्यंजन को मिला दिया जाए तो दो अपने द्विगुणित व्यंजन होते हैं तो फिर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब हम इसमें आगे इसके व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला भेद इसमें जो है, पहला व्यंजन का पहला भेद है स्पर्शी व्यंजन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पर्शी व्यंजन अपना क्या होता है कि वायु अपनी स्वर तंत्रियों से उठ के कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। यदि वर्गीय व्यंजन के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्गीय व्यंजन को ही हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इसे हम 5-5 वर्णों में और 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। पहला वर्ग कौन सा है अपना? का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में अपने चा, छा, जा, झा, या। ये जो चिन्ह लगा है ये इसके छोटे रूप को प्रदर्शित करता है। यदि हम ऐसे इसको लिख देंगे, का डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो यह माना जाएगा कि का प्लस आ है, ये रूप हो जाएगा इसका। तो ये का के छोटे रूप को सिर्फ का बस लिखा गया है, इस रूप को यह प्रदर्शित करता है, कामों के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अपने 5 वर्ग हो गए और ये 25 वर्ण है। अब हम देखते हैं का वर्ग का उच्चारण का स्थान जो है वह कंठ है। कंठ से इसको हम उच्चारित करते हैं। चा वर्ग का उच्चारण तालु से किया जाता है और इसी प्रकार टा वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से किया जाता है और ता वर्ग का उच्चारण दंत से किया जाता है और पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। आप इसको अभी एक बार देख लीजिए और हम इसको आपकी उंगलियों के माध्यम से याद करने का बहुत आसान तरीका बता देंगे। तो आपको रटना नहीं है, यही क्लास में अभी 5 मिनट के अंदर इसको हम याद करवा देंगे आपको। तो एक बार पहले आप रफली देख लीजिए, जो समझा रहे समझ लीजिए, उसके बाद हम याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। तो हमने इनके उच्चारण के बाद उच्चारण का स्थान देख लिया है। अब ये जो स्टार्टिंग के 2 वर्ण रहते हैं, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, इसे है ये अघोष वर्ण है और 3 वर्ग जो है, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो है ये सघोष वर्ण है। इसी प्रकार अघोष के और सघोष की डिफिनीशन हम पिछले कक्षा में बता चुके हैं कि जो जिनके उच्चारण में हृदय में नाद या कंपन उत्पन्न होता है उसे सघोष कहते हैं, जिनमें नहीं पैदा होता उसे हम अघोष कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण प्राण।
तो इसका जो पहला वर्ण है तो अल्प प्राण है, ये पहला वर्ण, दूसरा महाप्राण है, तीसरा फिर अल्प प्राण है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक पहला अल्प प्राण, फिर दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण, फिर पांचवा अल्प प्राण है। इस प्रकार ये है। अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण उसे कहते हैं जिनको उच्चारित करने में हमारी, यदि हम इसको उच्चारित करके देखेंगे तो इसमें हा का उच्चारण नहीं होता, हकार टाइप से नहीं पैदा होती। और महाप्राण को देखें उच्चारित करके, यदि हम का बोलेंगे तो इसमें हा नहीं आ रहा, हा का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा अंदर से, लेकिन खा बोलेंगे, खा को आप उच्चारित करें हकार टाइप से पैदा होती, उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण की ये परिभाषा होती है, इसे हम अल्प प्राण महाप्राण कहते हैं। तो ये हो गए अपने 25 वर्ण, ये स्पर्शी व्यंजन है। अब हम इसके याद करने के तरीके के बारे में देखते हैं, कैसे हम इसको आसानी से बिना रटे हुए याद कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे 5 हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो इन्हीं उंगलियों के माध्यम से हम इन्हें उंगलियों पे रख के याद कर सकते हैं। पहला जो वर्ण है, अंगूठे से प्रारंभ करेंगे, ये अपना पहला वर्ण हो गया। पहले वर्ण में जितने वर्ण आते हैं ये होंगे, दूसरी उंगली दूसरे वर्ण में आने वाले अक्षर, तीसरी उंगली में तीसरे वर्ण में, इसी प्रकार पांचवी उंगली में आने वाला पांचवें वर्ण के अक्षर जितने हैं। अब पहली ये अंगूठा छोटा है तो अल्प मतलब छोटा, अल्प प्राण हो गया, फिर महाप्राण ये बड़ी, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि पहले वर्ण में जितने वर्ण आ रहे तो वो अल्प प्राण में आते हैं, यहां से प्रारंभ करेंगे, फिर महाप्राण में, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। फिर अघोष सघोष के लिए हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के 2 वर्ण जो है अघोष होते हैं, यदि हम इसको दबा लेते हैं तो ये दोनों दबे हुए जो वर्ण हैं वो अघोष हो जाएंगे और बाकी के 3 सघोष हो जाएंगे। तो ऐसे हम इस माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ऐसे याद करेंगे तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझकर इसको हम कर सकते हैं। इसी में हम अगला देखते हैं, दूसरा जो भेद है इसका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होता है, उसे हम डिफिनेशन ये होती है इसका अंतस्थ व्यंजन की। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से किया जाता है, बीच से, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला, वा। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ है कि अंतस्थ व्यंजन अपने कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसी में अगले भेद के बारे में हम देखते हैं। अगला भेद है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये ऐसे व्यंजन है जिनको हमें उच्चारित करने में अंदर से सरसराहट पैदा होती है। इसको हम उच्चारित करके भी देखेंगे तो सरसराहट टाइप से पैदा होती है, तो उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। डिफिनीशन इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप एक बार समझ जाइए, परिभाषा को समझ जाएंगे तो इनको याद करने में थोड़ा कठिनाई नहीं होगी, आप जल्दी से इनको याद कर पाएंगे। तो अब हम इनको उच्चारित करके भी देखेंगे तो सरसराहट टाइप से पैदा हो रही, जैसे शाखा, साहा, इनको उच्चारित कर रहे तो सरसराहट पैदा हो रही, तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अपने टा, ठा, डा, ढा, ये जो है अपने उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इनको हम उच्चारित करके यदि हम देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो इसको हम यदि उच्चारित करते हैं तो अपनी वाय जो है झटके से बाहर निकलती है। आप उच्चारण करके देखिएगा, यदि हम उच्चारित करेंगे तो वाय झटके से बाहर निकलती है, तो इन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। जैसे टा, ठा, डा, ढा, तो वाय झटके से बाहर आ रही, तो इन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अगला इसका भेद है द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जो 2 गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से द्विगुणित व्यंजन है? टा, ठा, डा और ढा। इसी में हम आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला व्यंजन कौन सा है अपना? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं?
जिन व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजन के माध्यम से हुआ है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से अपने व्यंजन आते हैं? ज्ञा वो छा त्रा ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। इनका निर्माण दो व्यंजनों के मिलने से हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अपना छा हो गया तो वो कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना है? तो छा है तो वो का और सा से मिलकर बना है। इसी प्रकार त्रा अपना हो गया तो ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा हो गया तो ज्ञा और इया से मिलकर बना है। तो स्रा हो गया जो तो सा और रा से मिलकर बना है। और वर्णमाला में इसका स्थान का के बाद आएगा छा का, इसी प्रकार त्रा का स्थान ता के बाद आएगा, और इसी प्रकार ज्ञा का जा के बाद ही वर्णमाला में स्थान आएगा, और इसी प्रकार सा का सा के बाद आएगा। तो ये हो गए अपने संयुक्त व्यंजन। अब इसमें अगला जो प्रकार है अंतःमुखी व्यंजन। अंतःमुखी व्यंजन कौन सा है? हा अपना एक अंतःमुखी व्यंजन है। और अगला कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हम किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण जो है किनारों से स्पर्श करते हुए, बाय जो है जीव के बहुत किनारे से स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं अपने? ला पार्श्विक व्यंजन है। ला अपना हो गया जो वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अगला जो है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको उच्चारण करने में वायु लुढ़क कर बाहर आए, इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। परिभाषा आपके किसी काम की नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। तो लुंठित व्यंजन अपना रा जो है लुंठित व्यंजन में आता है, पार्श्विक व्यंजन ला है, और अंतःमुखी व्यंजन हा है। ये महत्वपूर्ण है, परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगले व्यंजन के भेद के बारे में हम देखते हैं। व्यंजन के अगले भेद अल्प प्राण महाप्राण। तो जैसा कि अल्प प्राण के बारे में हम परिभाषा बताए थे कि जिनको उच्चारित करने में हकार पैदा नहीं होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण को कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण करने में हकार पैदा हो, हा प्रोनाउंसिएशन निकले, इनको हम उच्चारित करके देखेंगे। जैसे खा हो गया, और इसमें चौथा वर्ण आता है अपना, चौथा वर्ण गा हो गया, तो इनको उच्चारित करने में हकार पैदा होती है, इसे हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? जैसे हम देखे थे अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, ये अल्प प्राण में आते हैं। तो पहला वर्ण हो गया अपना, तीसरा वर्ण हो गया, पांचवा वर्ण, ये अल्प प्राण में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या रा ला हुआ, चार हम बताए थे अंतस्थ व्यंजन। तो ये अल्प प्राण में सब आते हैं। तो 15 ये और 4 19, अल्प प्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण कितने व्यंजन हैं? 19 वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। इसी प्रकार महाप्राण में कौन कौन से अपने देखा था? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये महाप्राण में आते हैं, जिनको उच्चारित करने में हकार पैदा होती है। तो ये 5 10 ऊष्म संघर्षी व्यंजन 4 और। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में सरसराहट पैदा होती है। साखा साहा, साखा साहा, साखा सा और हा, ये अपने ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ये महाप्राण में है, पहला वर्ण और चौथा वर्ण और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो ये इसमें महाप्राण में आते हैं। और वर्णमाला के कौन कौन से दो भेद होते हैं? जैसे मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि जो सभी स्वर जो होते हैं वह सघोष में आते हैं, और कुछ व्यंजन जो है सघोष में भी आते हैं, कुछ व्यंजन अघोष में भी आते हैं। डेफिनेशन मैंने वहां पर ही बता दिया था। तो सघोष में सभी स्वर आते हैं, और ये हम देखे थे अभी अपने ट्रिक में कि ये स्टार्टिंग के जो होते हैं वो अघोष होते हैं, और अंतिम के 3 जो होते हैं वह सघोष होते हैं। तो इसमें तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये अपना सघोष हो गया। और अघोष में देखेंगे पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष हो गया, और बाकी के सघोष हो गए। तो
अघोष में 3 ये वर्ण आते हैं, 3 वर्ग के वर्ण आते हैं, प्लस अंतस्थ आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं अपने? या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ हो गए, और हा भी सघोष में आता है। और तो इनकी संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या हमने बताया था 11 स्वर हो गए, 15 ये हो गए अपने, 4 अंतस्थ हो गए, 1 ये हो गया, तो इनकी संख्या 31 हो गई। अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला वर्ग और दूसरा वर्ण आ गया, पहले वर्ण के सभी वर्ण और दूसरे वर्ण के सभी वर्ण, और सा, खा, सा, ये हमारे अघोष में आते हैं, और जो हा है वह सघोष में आता है। तो ये हुए हमारे व्यंजन और व्यंजन से संबंधित महत्वपूर्ण भेद।